नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आज मेरे साथ है पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार आनंद और पूर्व विधायक बीना आनंद जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। राजकुमार आनंद जी, आप उनमें से हैं जो कैबिनेट मंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की सरकार और जो छोड़ा अरविंद केजरीवाल को अभी हाल के दिनों में, उसमें से आप पहले कोई कैबिनेट मंत्री यूं ही इस्तीफा नहीं दी। क्या वजह रही? बीना जी भी आपकी बहुत पुरानी कार्यकर्ता थी, इन पहली विधायक फाउंडर मेंबर, तो अचानक से ये पाला बदल क्या लग क्यों? देखिए, पाला बदलने की बात नहीं है। मैं विधायक बना, मैं अपनी बात करूँ तो 2020 में। 2020 के बाद विधानसभा में खूब काम किए गए और इतने काम किए गए कि 70 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा बजट खर्च किया गया तो पटेल नगर विधानसभा में किया गया। जब मैं फिर मुझे मंत्री बनने का मौका मिला, जब मैं मंत्री बना, तब मुझे समझ में आया, हम आम आदमी पार्टी में आए क्यों थे? एक आदमी जो बिना प्रेस का पजामा कुर्ता पहन के रामलीला ग्राउंड में खड़े होकर कहता था कि बदलेगी राजनीति, बदलेगा देश। हम भी मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने मास्टर्स की हुई है पॉल साइंस में। तो हमें ये बात समझ में आई कि राजनीति हर चीज़ को चूंकि प्रभावित करती है जीवन के, तो अगर राजनीति बदलेगी इस देश की तो देश, हम एक मैग्नेटिक बात थी इसमें अरविंद केजरीवाल की, उससे तमाम लोग खींचे चले आए, बीना आनंद और हम लोग भी थे। और फाइनली 2013 में इनको इलेक्शन लड़ाया गया। जब हम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, लोग मजाक उड़ाते थे कि आप क्या कर, लेकिन चूंकि पहले से ही हमारी अपनी संस्थाओं में समाज सेवा का काम हम किया करते थे, तो लोग जानते थे। एनी हाउ लोगों ने बड़ा प्यार दिया, जिताया। लेकिन जब मंत्री बने तो तब महसूस हुआ कि दो आदमी अ, दामीला ग्राउंड में खड़े होकर ऐसे कहता था, फिर बदलेगी राजनीति, बदलेगा देश। वो 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तीसरी बार का मुख्यमंत्री जब वो था, जब मैं मिनिस्टर बना, तब मैंने देखा कि वो राजनीति कोई नहीं बदली, वो राजनेता ही बदल गया। वहाँ कहने वाला कुछ और था, अंदर बैठा हुआ आदमी ने आखिर पूरी दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को क्यों चुना था? देखिए, मैं एक पत्रकार के नाते देखता हूँ कि आप दलित मूवमेंट से आए हुए, बीना जी भी दलित मूवमेंट और आम आदमी पार्टी को उभरने के लिए दलित मूवमेंट का एक आसरा चाहिए था, एक सहारा चाहिए। मैं आगे रखूंगा ये। तो उस सहारे को आप लोगों ने जैसे पूरा पूरा किया और अंत में ये हुआ कि आप कैबिनेट मंत्री कर गए। तो क्या उस दलित चिंतन के स्थिति में, उस हालत में आम आदमी पार्टी सही ट्रैक पे चलती रही? वही हम कह रहे हैं कि जब हम मंत्री बने तो हमने देखा कि जो दलितों के लिए फंड एलोकेट किया जाता है, उसमें से पिछले 9 सालों में इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट कर दिया। आज जितनी समस्याएं होती हैं वो झुग्गी बस्ती में ही होती हैं, क्लस्टर में ही होती हैं, जे कॉलोनी में ही होती हैं, रिसेटलमेंट कॉलोनी में ही होती है। आज पानी की समस्या है तो वहाँ सबसे ज़्यादा होती है, सीवर की समस्या है तो वहाँ सबसे ज़्यादा होती है, आज चौपाल की समस्या है तो वहाँ सबसे ज़्यादा होती है, तारों के गुंजल की समस्या है, तार लटके हुए, उसकी समस्या होती है तो इन्हीं बस्तियों में होती है। ये जो हज़ारों करोड़ रुपया था, ये इन बस्तियों पे लगना, दलितों की, कमज़ोरों की, मज़दूरों की, जे कॉलोनियों पे, स्लम डवेलर्स में, इन सब पे लगना था, इसको डाइवर्ट कर दिया। मसलन मैं जब कहाँ किया? डाइवर्ट बहुत सारी जगहों पर कर दिया। उनका मकसद ये है कि मैं जब-जब बात करता था उनसे विकास की, वो बात करते थे प्रचार। ये कैबिनेट मंत्री जब आपसे दी तभी तभी पता लगा सब। मैं जब-जब बात करता था कि पटेल नगर में सीवर में हमें करीब-करीब 1200 करोड़ रुपए चाहिए। वो कहते थे कि हमें मध्य प्रदेश में विधायक, वो कहते थे हमें गोवा में चुनाव लड़ना है। तो मैं विकास की बात करता था, वो प्रचार की बात करते थे। हम उनको बार-बार कहते थे, देखिए हम दिल्ली के वोटों से आपको मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली का टैक्स रेवेन्यू है, इसको दिल्ली के लोगों पर लगना चाहिए। लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ अलग थी। ये सब चलता रहा, आखिरकार मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। अरुण दंपत्ति को ये समझते हुए 2011 में शायद पार्टी बनी, 2013 इतने वर्ष क्यों लगे? 7 साल, 8 साल, मैं इनफैक्ट 10 साल। अब पिछले साल आपने रिजाइन किया, तो ये का इरादा, वो नेता इस कदर बदल रहा, ये आप लोग बारीकी से नहीं देख पा रहे थे? बहुत अच्छी बात आपने कही। ये जब हम विधायक होते हैं ना, तो
कुछ नहीं पता होता। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा गए, दुआ सलाम की, अपने घर आ गए, काम किया। हम तो विधानसभा में भी जब विधायक थे, तमाम पटेल नगर की बातें उठाते थे। हमने ही वहाँ खड़े होके कहा था कि गुलशन चौक, सीताराम पार्क, मैत्री कॉलोनी, पानी पाइपलाइन से नहीं जाता, लोग टैंकरों से पानी भरते हैं और इतने परेशान हैं कि बच्चों को बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि वो टैंकर का वेट कर रहे हैं। तो ये सब बातें विधायक उठाते हैं, हम भी उठाते थे। लेकिन जब मंत्री बनता है ना आदमी, तब उस सिस्टम का पता लगता है, उस इंजन का एक पार्ट बनता है मैकेनिज्म का, जिससे दिल्ली गवर्नमेंट चलती है। जब हम वो बने, तब हमें ये सब चीज़ें समझ में आई, उससे पहले इतनी डेप्थ में ये बातें समझ। राज कुमार जी, आप इत्तेफाक है, जब आपने सरकार छोड़ी, कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तो आपने लोकसभा चुनाव लड़ा और एक ऐसी पार्टी से लड़ा जो बहुजन समाज पार्टी है, जो आपके दलित चिंतन के आसपास का हिस्सा या आपके वीना जी के एक्टिविटीज का हिस्सा है, और उससे शिफ्ट करके आप भारतीय जनता पार्टी में आए। तो अचानक 3 पार्टियां बदलना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उनकी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में जाने के पीछे बहुत सारे लॉजिक थे। समाज का प्रेशर था। हमने जब इस्तीफ़ा दिया, इसको लोगों ने बहुत बड़ी बात माना और तमाम समाज के लोग हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आपको ये बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अंततः क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर बोर्ड था, उसको ये लगा कि बाहर के आदमी को अचानक आए और उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सीट पर टिकट दे दी। वो सब फेलियर्स रहा और सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर खुद कहते थे कि जब तक आपके पास सत्ता नहीं होगी, आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते। तो जब आम आदमी पार्टी का हमें पता था कि इसका अंत होना ही है, इतने घोटाले, इतने भ्रष्टाचारों के बाद, इतने धोखेबाजी के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी ऐसी रहेगी जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि आज तक जितने प्रधानमंत्री बने, उन सब में नरेंद्र मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। और देखिए, आज 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। राजकुमार जी, इस सीट पे आप लोगों का 2013 में वीना जी का निधन पत्नी है, उसके बाद आपका इतने दिनों तक आम आदमी पार्टी से आप लोग के हिस्से में रहा, और क्या लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी फिर से कंटेंडर के तौर पे आपके सीट पे लड़ रही है? तो कैडर वह है और नेता इधर आ, विधायक इधर आ। यही है कि कैडर जो है हमारा साथ देता है या उसका साथ देता है, देखना पड़ेगा। देखिए, 2 तरह के विधायक, एक तरफ मैं हूँ, पटेल नगर की जनता जानती है कि लड़के मड़के मैं या बिना आनंद जिनसे काम करा लिया करता है, इनके ऑफिस में जाने पर मान सम्मान मिलता है। पूरा पटेल नगर या पूरे दिल्ली की जनता, हम मैं ये 2 बार हम विधायक रहे, मंत्री रहे, कोई अगर ये कह दे कि 100 रुपए का कमीशन, 100 रुपए की रिश्वत, 100 रुपए किसी से भ्रष्टाचार किया हो, किसी के मकान के लेंटर पर हमने कोई फॉर्म कराया हो, तो मैं ये राजनीति छोड़। और अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब हम सेवा के लिए आए हैं, तो कैडर का वोट इधर आए। कैडर जो मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से गए हुए व्यक्ति को वहाँ आम आदमी की टिकट दे दी। वहाँ स्वैप जैसा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नेता वहाँ पहुँच गया। इससे क्या कोई जो अटर कम्युनिकेटेड में कन्फ्यूजन पैदा होगा क्या? हाँ, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है बीजेपी वालों में कि उनका आदमी उधर चला गया, आम आदमी पार्टी का इधर आ गया। लेकिन जहाँ तक क्लस्टर की बात है, वो हमारे साथ रहेंगे और वो सब बहुत खुश हैं कि मैं कम से कम चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, काम लड़ रहा हूँ, और वो लोग तब। एक बात अगर आपसे नहीं पूछी जाए, मैं दर्शकों की जिज्ञासा में भी होगा, आपके ऊपर फाइनेंशियल बगरिंग के आरोप लगे, इनफैक्ट ईडी रेड हुआ, कहा गया कि प्रेशर बनाया गया और आप पार्टी छोड़कर के इधर आए। देखिए, मेरे पास 2 नवंबर को ईडी की रेड हुई, 2023। 23, और उसमें 22 घंटे तक वो यही पूछते रहे कि शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया, किस इलेक्शन में खर्च हुआ, कैसे हुआ था। उनको वो सब पूरे 22 घंटे तक यही सब डिस्कशन होता था कि साहब हम उस टाइम मंत्री नहीं थे, मेरे विधायक तो थे। मैंने कोई बात नहीं, हम विधायक थे, लेकिन जो जीओएम होता है, उस पे साइन उनके होते हैं। अंततः वो शराब घोटाले का लिंक पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी कड़ी में वो मेरे पास आए थे। बाद में उनको पता लग गया कि नहीं, इनसे कुछ नहीं है, ये शराब घोटाले में सम्मिलित नहीं थे। बात खत्म हो गई केस खत्म। ऐसा कोई दबाव नहीं है ना कि आपको ईडी रेड इसलिए हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी की ओर आ जाए? बार बार भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप अलग अलग तरीके से लगता रहता है। नहीं, ईडी रेड तो मनीष सिसोदिया के ऊपर भी चीज़, तो बस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन
उन्हें लगता था कि हमें और भी आगे काम करना है जिस तरह का उन्होंने किया, तो वो आज उसी पार्टी में है। हमें लगता था कि हमें इस तरह की कीचड़ इनके दामन पे जो दाग लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, वो हमारे दामन पे ना लग जाए, इसलिए हमने छोड़ दी। इतनी सी बात है। राजनीति में आए उससे पहले व्यापार में आपका बड़ा बोलबाला था। तो आम आम लोग या आम व्यापारी इस बात से बड़ा हिचकिचाता है, ये कहाँ जा रहे हैं, किस दलदल में जा रहे हैं। उसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें कि राजनीति में आकर के कुछ ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं या लग रहा है कि वही काम कर रहे थे वो ज़्यादा अच्छा। अच्छे ईमानदार आदमी को ये अपील करता हूँ कि अगर आप कुछ समय दे सकते हैं देश की राजनीति सुधारने के लिए, तो अपना योगदान ज़रूर दीजिए। इस देश की राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। इसको सही करने के लिए थोड़ा-थोड़ा समय सबको देना चाहिए। कोई चुनाव लड़ेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन इस राजनीति को हमें सँभालना है और लोगों के जीवन को ठीक करना है, खुश बनाना है, खुशहाल। कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सरकार के साथ बड़े तालमेल के साथ आप काम करते रहे। आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को जो नतीजे आने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी जो इससे पहले आप उसके लिए बड़े बड़े पैरोकार थे, वो कहाँ जाने वाली? भारतीय जनता पार्टी कहाँ? देखिए, अब लोगों को बात भरोसे की होती है। अब भरोसा इनका खत्म हो चुका है। ये कभी ₹1000 की स्कीम निकाल देते हैं, फिर उसका फार्म भरवाते हैं, लोकसभा में वोट कराते हैं लोगों से, फिर कह देते हैं वो स्कीम खत्म हो गई, अब 2100 देंगे। मैंने उस दिन पूछा, बोले बहन जी वो 2100 का फार्म तो भरने जा रही है, वो 1000 वाला फार्म तो ले आना वापस, क्योंकि आपका बेटी का नंबर है उस पे। कह रही हाँ, ये तो मैं लाई नहीं। तो भरोसा कोई नहीं करता। कल सुबह मुझे पार्क में मैं गया था, मेरी फ़ेसबुक पे वीडियो भी पड़ी हुई है। एक पंडित जी जा रहे थे आगे, तो मैं वैसे ही मज़ाक में बोला, वो जानते थे। मैं, पंडित जी अब तो आपको 18,000 रुपया मिल रहा है, केजरीवाल देने वाला है। सर आप मानेंगे नहीं, उसे जूती उतार ली। कह रहा उसको इतना मारूँगा ठीक कर दूँगा, और उसे तमाम गालियाँ दी तो मैं नहीं दे सकता। कह रहा कि मैं 8 साल से 7 साल का हो चुका हूँ, मतलब 68 साल का हूँ। 8 साल से मुझे ₹2500 जो आदमी नहीं दे रहा, मुझे 18,000 क्या देगा? कह रहा ये सब वोटों की राजनीति कर रहा है, और कुछ नहीं। तो लोगों की राय बदल चुकी है, क्लस्टर और गरीब आदमी समझता है। मुझे तो लगता है कि जो लोग क्लस्टर में रहते हैं, जो लोग झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं, रिसेटल कॉलोनी में रहते हैं, जो सो कॉल्ड मिडल क्लास है, वो हमसे और आपसे ज़्यादा अच्छी राजनीति समझ। अगर वो नहीं समझते होते, तो इंदिरा गांधी भी एक बार चुनाव हारी थी, ठीक है? शीला दीक्षित भी हारी थी। तो वो समझती है, वो सब जानती है कि अब क्या करना। इस बार उसने सोच के रखा हुआ है कि कमल छापना है, कुछ भी हो। लोग कहते हैं नैरेटिव गढ़ने में अगर देश में 2 बड़े नेता हैं, एक नरेंद्र मोदी है, उसके पैरेलल में अरविंद केजरीवाल का, जैसे आप कहे कि मुद्दे उठाते, तो आपको लगता है कि आखिरी तक अरविंद केजरीवाल बाउंस बैक नहीं करेंगे 5 फरवरी तक? और वो कुछ मुझे लगता नहीं है। अब मोदी जी ने जो 2 भाषणों में था, 3 दिन पहले भी उन्होंने स्पीच दी थी, उसमें भी कहा था कि जो नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं ना, वो झूठा नैरेटिव है जो अरविंद केजरीवाल सेट। पर बहुत ही नैरेटिव है, वो दादाओं को बहलाने के लिए काफ़ी हो। तो अब देखिए, ऑरेंज टू ऑरेंज कंपेयर करेंगे। आज 5 राज्यों में, 4 राज्यों में अगर बात करते हैं पॉपुलिस्ट स्कीमों, तो नरेंद्र मोदी भी तो दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी तो दे रही है, और जहाँ-जहाँ कह रही है, वहाँ-वहाँ करके दिखा रही है। ये कह रहे हैं और करके नहीं दिखा रहे। ये कहते हैं मैं मुफ्त पानी दूँगा। इन्होंने आज भी कहा था, 2013 में कहा था कि बिजली हाफ़ पानी माफ़। ये पहला स्टेटमेंट था इनका, ठीक है? वो पानी आज तक दिला रहे हैं लोगों को, जिनके कनेक्शन नहीं है, उनके लाखों-लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। और ये कहे कोई मुख्यमंत्री कि अगली बार हमें वोट दो, हम पानी के बिल मुक्त कर देंगे। 10 साल बाद, 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आप कह रहे हो कि अगली बार फिर वोट दो तो माफ़ कर दें। भाई आज भी तो तुम्हारी सरकार है, तुम क्यों नहीं माफ़ कर देते? तो ये सब बहानेबाज़ी की सरकार है। उनको काम नहीं करना, उनको बहाने करने हैं और वायदे करने हैं, इस पे इलेक्शन लड़ते हैं। अभी आप उनसे पूछो कि साहब दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, तेज़ीबाज़ी क्या करें? वो कहेंगे एलजी ज़िम्मेदार है। सर्दी पड़ रही है, एलजी ज़िम्मेदार है। तुम्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते क्या? और लोग, जो आदमी रिप्रेजेंटेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो कैसे हो सकता है? देखिए, व्हाट इज़ पॉलिटिशियन? एक नेता जो होता है, रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी होता है। एक ऐसे आदमी को कैसे नेता मानते हैं लोग, जो चुनाव में वोट पाने के लिए अपने बच्चों की कसम खा लेता हो, जो तमाम तरह के झूठ बोलता हो, ये 4 बिल्डिंगें तोड़कर एक बंगला शीश महल बना लेता हो। दुनिया को रूल्स एंड रेगुलेशंस सिखाने के लिए नेता होते हैं, भ्रष्टाचार के लिए नेता नहीं होते। पैसा एक ज़रूरत है,
देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिसीज़ को लोगों को बिगाड़ो। आज शराब के साथ शराब फ्री बाँटकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जवानी में नशा बोल दिया है। छोटी-मोटी बात नहीं है ये। ये सच्ची बात कह रहे थे मोदी जी कि ये आपदा की सरकार है। इससे बड़ी आपदा क्या होगी? कि आपके बच्चे शराबी बन जाएँ और 16-16 साल के और 18-18 की साल में की उम्र में वो अपने स्कूल के बस्ते में चाकू रखे ले जाएँ। इससे बड़ी आपदा कोई नहीं हो सकती। दिल्ली को ये आपदा में लाने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है, तो अरविंद केजरीवाल। भाई ये तो आप कहें कि अरविंद केजरीवाल है, मोदी जी ने कहा आपदा की सरकार है, लेकिन उसके जवाब में उसने नैरेटिव गढ़ा कि आपदा उस हिस्से में जहां उसके पास कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, और बिना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के बार बार आप भारतीय जनता पार्टी जितनी बार जा रही है तो फिसल रही है। लोगों को अब समझ आ गया है और सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देखिए कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पिछले 3 बार राज्यों में मुख्यमंत्री बने, ऐसे-ऐसे नाम आए जो किनपट कार्यकर्ता थे, ठीक है? यहाँ क्या है उल्टा इनको तो इस बात से शर्म करनी चाहिए कि तुम वन मैन शो। आज कहते हैं कि साहब 4 महीने के लिए मैंने टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर बनाए आतिशी मार्लेना को। आतिशी मार्लेना चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं बैठती, चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल लाएँगे और मुख्यमंत्री बनाएँगे। अरे भाई, जिस दिन तुम्हारे को जेल से आज़ादी मिली थी, तुम बेल पर आए थे, जेल से बेल पर जब आए थे, तुम्हारे पास जो शर्तें थी तुम्हारे ऊपर, उसके हिसाब से तुम आज भी ना तो सीएम ऑफिस जा सकते, ना किसी फाइल पे साइन कर सकते, ना कुछ कर सकते, तो सीएम तुम कैसे बनोगे? अब सीएम एक जो सीएम बैठी है वो टेम्परेरी है, एक कह रहा है सपना देख रहा है कि मैं दोबारा आऊँगा। मुझे लगता है कि दोनों नहीं आएँगे, तो लोग वोट किसको दे रहे हैं आखिर? ये लोगों को भी समझ आ दिल्ली का चुनाव ट्राई कॉर्नर कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी थोड़ी थोड़ी तो कैसे देखते हैं आप नतीजे किस हिसाब से किस अनुपात में आने वाले हैं? दूरदर्शी होता है कोई राजनेता? देखिए, मुझे इतना पता है कि कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी और कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन। और आपके पुराने दोस्त? हमारे पुराने दोस्त तो अब पाप करता उनका भाग्य, हमको कुछ देर बेस्ट करने दिए, 3 बार उन्होंने कर लिया। अब एक बार दूसरों को परिवर्तन आना चाहिए दिल्ली में। लोग चाहते हैं कि परिवर्तन आए और परिवर्तन जभी आएगा जब उनको थोड़े दिन आराम हो। मैं सभी दिल्ली वालों से अपील करता हूँ कि इस बार परिवर्तन लाएँ और जो बहाने और धोखे और वायदों की सरकार है, इससे मुक्त। बहुत-बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपने समय दिया। बीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं आने वाले चुनाव को लेकर।